आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ कहानी पर। ठीक है, तो कहानी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास बुक में कहानी का मतलब क्या दिया है। अब जैसे हिंदी कहानी तो हिंदी साहित्य की प्रमुख कथात्मक विधा है। ठीक है, ये आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ 20वीं सदी में हुआ था और पिछले एक सदी में हिंदी कहानी ने आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, ये जो है ऐसे यहाँ कहानी एक ऐसी विधा है जो मानव जीवन के किसी एक पक्ष का मनोहारी चित्रण किया जाता है। कहानी का उद्देश्य किसी एक प्रभाव को उत्पन्न करना। ठीक है, तो आज उसी बारे में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कहानी पर। तो आप देखिए, इस कालखंड का सामान्य परिचय देते हुए कहा जा चुका है कि स्वाधीन भारत के सुदूर क्षेत्रों में निर्माण कार्य, आम चुनावों, राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना जगाने एवं शिक्षा का प्रसार होने से इन क्षेत्रों का संबंध नगरों में अभूतपूर्व तौर पर जुड़ा, जिससे आंचलिक साहित्य सामने आया। ठीक है, साथ ही साथ स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार होने और नौकरियां पाने से परिवार में उनकी स्थिति बदली। नगरों महानगरों में औद्योगिक विकास होने से सामूहिक जीवन का महत्व सामने आया। ठीक है, अब इधर है व्यक्ति का मनोजगत। व्यक्ति का मनोजगत कहीं अधिक जटिल हो गया है। हिंदी कहानी पर इन सब का दबाव पड़ा। इससे वस्तु संवेदना के साथ कहानी का रूप विधान भी बदला। ठीक है, अब 1955 के आसपास नई कहानी आंदोलन चल निकला। इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तित और प्रतिष्ठित करने में नई कहानियों के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, नई कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी को अनेक प्रतिभाशाली कहानीकार दिए। अब इधर है, नई कहानी के आंदोलन ने स्वतंत्रोत्तर स्थितियों के दबाव से पैदा होने वाली मानसिकता की जटिलता को अपनी संवेदना में समेट लिया है। इसलिए नई कहानी की वस्तु संवेदना के अनेक पक्ष हैं। ठीक है, उन सभी को सामूहिक तौर पर नई कहानी की वस्तुगत विशेषताओं में गिना जाता है। आंचलिकता, नए पारिवारिक संबंध, भ्रष्टाचार, व्यंग विडंबना आदि नई कहानी की संवेदना का निर्माण भी करते हैं। अब आंचलिक कहानियों में क्या है? आंचलिक कहानियों से तात्पर्य उन कहानियों से है जिनमें किसी क्षेत्र के वातावरण की विशेषता को ही रेखांकित करना कहानीकार का उद्देश्य होता है। ठीक है, इस दृष्टि से आंचलिकता को ग्राम कहानी से अलग किया जा सकता है। ग्रामीण जीवन की कहानियों में देहाती वातावरण हो सकता है। देहाती वातावरण हो सकता है। ठीक है, इस दृष्टि से आंचलिकता को ग्राम कहानी से अलग किया जा सकता है। ग्रामीण जीवन की कहानियों में देहाती वातावरण हो सकता है, किंतु वातावरण का चित्रण अपने आप में उद्देश्य नहीं होगा। वे ग्रामीण जीवन की कोई चारित्रिक या सामाजिक समस्या को सामने लाएंगे। आंचलिक कहानीकार समस्या को लाएगा। आंचलिक कहानीकार समस्या को लाएगा भी तो ऐसे ढंग से नहीं कि वही कहानी का मुख्य विषय बन जाए। जो हो, स्वाधीनता के कुछ वर्षों बाद ही ग्रामीण जीवन को लेकर लिखी गई कहानियों का दौर चला। ऐसी स्थितियां और चरित्र जो सर्वदा के लिए लुप्त हो रहे हैं या अपनी ग्रामीण विचित्रता के कारण असामान्य है, चित्रित होने लगे हैं। शिवप्रसाद सिंह की दादी माँ मार्कंडेय की गुलरा के बाबा ऐसे ही चरित्र प्रधान ग्रामीण कहानियाँ थीं। ठीक है, आंचलिकता का चर्चा वस्तुतः रेणु के उपन्यास मैला आंचल से शुरू हुई। रेणु की कहानियों में पात्रों की चेष्टाएं, भाषा आदि क्षेत्रीय वातावरण में घुली मिली होती है। इंद्रिय बोध, लोक कथा, लोक धुनें रेणु की कहानियों के विशिष्ट उपादान हैं। अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम में 40 वर्षीय ग्रामीण गाड़ीवान हीरामन और नर्तकी हीराबाई के परस्पर आकर्षण की कथा के आधार पर रेणु ने कहानीकार के रूप में मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। ठीक है, आगे है, भारतीय समाज विशेषता सवर्ण समाज में नारी की स्थिति दयनीय रही है। स्वाधीन भारत में शिक्षित और नौकरी प्राप्त नारियां भी कहानियों के पात्र बनने लगी। पहले की कहानियों में पत्नी या प्रेमिका ज़्यादा व्याकुल होती थी। प्रेमी या पति उपेक्षा दिखाता था या कहीं और अनुरक्त हो जाता था। पत्नी या प्रेमिका को अधिकतर उस पर रिझी हुई या प्रेम मग्न ही दिखाया जाता था। ठीक है, मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी में नायक उद्विग्न है, उसे पाठक की सहानुभूति की तलाश है।
कारण यह है कि पत्नी उसकी उपेक्षा करती है। पत्नी नौकरी करती है और आर्थिक तौर पर स्वतंत्र है। नर नारी के प्रेम की अवधारणा में जो उदारता कहानियों में दिखलाई पड़ती है, उसका कारण कहीं ना कहीं नारी का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना और शिक्षित होना भी है। इस दृष्टि से कमलेश्वर का राजा निर्बंसिया और रविंद्र कालिया की कहानी 9 साल छोटी पत्नी उल्लेखनीय है। ठीक, 9 साल छोटी पत्नी उल्लेखनीय है। अब स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर एक साहसपूर्ण कहानी कृष्णा सोबती को मित्रों मरजानी है। बदलते हुए पारिवारिक संबंधों के साथ मध्यवर्गीय व्यक्ति अनजाने ही क्रमशः अपनी मानवीय संवेदना खो बैठता है। इसे राजेंद्र यादव ने टूटना जैसी कहानी में व्यक्त किया है। आधुनिक जीवन में हमारे परंपरागत मूल्य कितनी आसानी से टूट जाते हैं, इसे सानी ने इमारत ढहाने वाले कहानी में दिखाया है। सानी मानव संबंधों को उभारने में कुशल है। इस प्रसंग में नारी जीवन की एक रस्ता को मार्मिक तौर पर उभारने वाली कहानी रोज का उल्लेख अनिवार्य है। इसके लेखक अज्ञेय हैं। ठीक है, इसके लेखक जो हैं अज्ञेय जी हैं। इस बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति को हिंदी कहानी में चीफ की दावत और वापसी के माध्यम से क्रमशः भीषम साहनी तथा उषा प्रियंवदा ने दर्शाया है। चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। ठीक है, अब वापसी निहायत निर्मम ढंग से यह दिखाती है कि सेवा निवृत्त होकर मनुष्य अपने ही परिवार में किस तरह फालतू हो जाता है। वापसी कहानी में टूटते हुए संयुक्त परिवार की विवश स्वीकृति है। ठीक है, विवश स्वीकृति है। पूरे कहानी में आंचलिक कहानियां हैं तो पूरे परिवार, गांव, समाज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, स्वाधीन भारत में गुजरती हुई पीढ़ी की वास्तविक वेदना तीव्रतम रूप से अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टरी में व्यंजित हुई है। इस कहानी में डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा देता है बेटा और आतुरता की धार पर वेदना सहता है पिता। पिता की पुत्र से आशाएं आकांक्षाएं मानो अतीत की वर्तमान के प्रति शुभकामनाएं हैं। सकलदीप बाबू की व्यग्रता और अधीरता की चेष्टा में मध्यवर्गीय समाज की रूढ़ियां, अंधविश्वास, एक रास्ता और उन सबसे उबरने की मानसिकता है। अब जो इधर अंडरलाइन है, अमरकांत की कहानियां हमारे सामाजिक जीवन की अमानवीय स्थितियों को यातनागार की तरह पेश करती है और इससे उबरने की असफल चेष्टाओं का चित्रण करके यातनाग्रस्त समाज की दयनीयता को और मार्मिक बना देती है। इस स्वाधीन भारत के मध्य वर्ग में उपजी प्रायः हर प्रकार की कुटिलता किस प्रकार आदर्शवादिता के आवरण में आचरण करती है, इसका चित्रण हिंदी कहानी में समर्थ तौर पर अमरकांत के यहाँ मिलता है। वे अभावग्रस्त पात्रों पर दया नहीं उड़ेलते। ठीक है, उन्हें भी काइयाँ दिखाकर उनकी निरीहता दिखाते हैं। इस दृष्टि से वे प्रेमचंद्र की कफन जैसे कहानी की परंपरा का विकास करते हैं। जिंदगी और जोंक, सप्ताहांत, मूश, मकान, हत्यारे, इस तरह की कहानियां हैं। ठीक है, अब इधर है अमरकांत के यहाँ स्वातंत्र्योत्तर भारत का दो मुहापना व्यक्त हुआ है। इस स्थिति को झेल कर भी मनुष्य यथासंभव अपनी मूल्यवत्ता संजोए हुए है। यह शेखर जोशी की कहानियों की मुख्य संवेदना है। मूल्यवत्ता को प्रकट करने वाली कहानियां प्रायः भाववादी पद्धति पर रची जाती हैं। शेखर जोशी ऐसी कहानियों को भी जटिल ताने बाने से तैयार करते हैं। इस रचनात्मक क्षमता के वे अकेले कहानीकार हैं जो दबे सधे और निश्चित ढंग से पात्रों की मानवीयता उभार सकता है। ठीक, अब इधर है कोशिका घटवार का प्रेम, दाज्यू में पहाड़ी लड़के का स्वाभिमान, बदबू में जड़ व्यवस्था का अंग बनने की अस्वीकृति, हलवाहा में निश्चयात्मक बोध आदि इसी रचनात्मक शक्ति से निर्मित है। अब निर्मल वर्मा मन की गहरी परतों को उघाड़ने वाले कहानीकार हैं। यहाँ बाह्य परिस्थितियों से जो प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव मन पर इस तरह पड़ता है कि पाठक मनोजगत में ही रम जाता है। स्थितियों का ठोसपन या उनका बाहरीपन निर्मल वर्मा की कहानियों में कम महत्वपूर्ण है। संगीतात्मकता और दृश्यों का संवेदनशील वर्णन उनकी शैली की विशेषता है। निर्मल वर्मा संवेदना की सूक्ष्मता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है, व्यापकता के लिए नहीं है। ठीक है,
अब नई कहानी के रूप विधान की विशेषता कहानी के सारे तत्वों का संश्लेष है। इसमें तत्वों की सत्ता अलग नहीं रह गई है। वातावरण उद्देश्य भी व्यंजित कर सकता है। भाषा वातावरण का भी काम करती है। नई कहानी में कथा तत्व का ह्रास हुआ है। इसकी क्षतिपूर्ति प्रधानतः नाटकीयता, सादृश्य विधान, प्रतीकात्मकता एवं बिंब विधान से हुई है। ठीक, नई कहानी में पूर्व, दीप्ति, चेतना प्रवाह आदि शैलीगत प्रयोग उचित मात्रा में मिलते हैं। अब नई कहानी के बारे में और देखिए। नई कहानी आंदोलन से अलग रहकर जिन कहानीकारों ने अपनी पहचान बनाई या बनाए रखी, उनमें जैनेन्द्र, यशपाल, विष्णु प्रभाकर जी, अज्ञेय जी, भगवती चरण वर्मा जी, द्विजेंद्र नाथ मिश्र, निर्गुण तथा चंद्रगुप्त विद्यालंकार उल्लेखनीय है। अज्ञेय ने भारत विभाजन के कारण उत्पन्न शरणार्थी समस्या और उनकी शरणार्थियों की स्थिति पर अनेक कहानियां लिखी हैं, अज्ञेय जी ने। ठीक है। जैनेन्द्र पहले की तरह मन की गहरी परतों को खोलने वाली कहानियां लिखते रहे। नई कहानी आंदोलन से अलग रहने वाले लोकप्रिय और यशस्वी कहानीकार विष्णु प्रभाकर ने धरती अब भी घूम रही है, ठीक है, जैसी अनेक भावप्रवण कहानियां लिखी। विष्णु प्रभाकर सामाजिक जीवन की समस्याओं को लेकर हर प्रकार की मानवीय पीड़ा से व्यथित होने वाले वाद मुक्त कहानीकार हैं। ठीक, भाव प्रवण कहानियां लिखने के लिए द्विजेंद्र नाथ, निर्गुण और चंद्रगुप्त विद्यालंकार भी विख्यात है। अब है 7वें दशक के मध्य से भारतीय जनमानस में प्रतीक्षा का भाव समाप्त हो चला। इसके स्थान पर मोह भंग और सामाजिक परिवर्तन के लिए आतुरता, अधीरता का भाव पैदा हुआ। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह नेहरू युग की समाप्ति के बाद राजनीतिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन की व्यापक मांग का ही प्रतिफलन था। ठीक है। अब कहानी की रचना में रत होने वाले नवयुवक कहानीकार सत्ता के प्रति आक्रोशमय रवैया रखते थे। उनका यह रवैया उनकी कहानियों में प्रकट हुआ। ठीक है। जिन कहानीकारों में आक्रोश के साथ स्थिति की पहचान और समझ भी थी, उन्होंने सार्थक कहानियां लिखी। यह आक्रोश और समझ नए कहानीकारों की भाषा को बाणी एवं खुलापन देती है और व्यंग्यपूर्ण तेवर भी। भ्रष्टाचार कितना सहज और स्वीकार बन गया है, इसकी अभिव्यक्ति इन कहानीकारों की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इसी कारण इनकी रचनाओं में घृणा और क्षोभ है। इसे स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, शिवमूर्ति, ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, पंकज विष्ट, असगर वजाहत, मिथिलेश्वर, कामतानाथ और संजीव की कहानियां कलात्मक संयम के साथ व्यक्त करती है। ठीक है। इन कहानीकारों में मिलने वाला व्यंग्य वास्तविक और पहना है। इस बीच कुछ ऐसी कहानियां भी आई हैं जो विकसित स्थिति की संभावनाओं पर भी ध्यान देती हैं। मधुकर सिंह की एक कहानी है लहू पुकारे आदमी में दिखाया गया है कि गरीब सवर्ण और गरीब अवर्ण वस्तुतः समान है, और इसी प्रकार अमीर सवर्ण और अमीर अवर्ण भी। यह वर्ग चेतना केवल किताबी बोध नहीं है, बल्कि चुनावों और शिक्षा का परिणाम भी है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी सुलह में एक असहाय ग्रामीण पात्र पुलिस और उच्च वर्ग की मिली भगत पहचान कर सुलह अपने ढंग से यानी जालिम को पीट कर करता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित जीवन की पठनीय कहानियां लिखी है। ठीक है। अब आगे हम जो पढ़ेंगे, कहानी यहाँ खत्म हो गई। ठीक है, कहानी के बारे में। अब यहाँ हम पढ़ेंगे नाटक एवं एकांकी के बारे में। अब नाटक क्या है, एकांकी क्या है। ठीक है। अब नाटक में है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में नाटकों की आवश्यकता का अनुभव किया गया। यह भी अनुभव किया गया कि नाटकों की रचना के लिए यह समय उपयुक्त है, किंतु उस मात्रा और गुण में नाटकों की रचना नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण हिंदी के अपने रंगमंच का अभाव है। ठीक, हिंदी क्षेत्र में लोक नाट्य रूपों की कमी नहीं। स्वांग, नौटंकी, विदेशिया, सफेड़ा या सपेरा यहाँ के बहुप्रयुक्त लोक नाट्य रूप हैं, बहुत अनगिनत रूप है। ठीक, किंतु परिनिष्ठित साहित्यिक रंगमंच का उससे कोई व्यवहारिक संबंध नहीं रहा। हिंदी के साहित्यिक नाटक प्रधानता पाठ्य रचनाएं हैं। अब तक केवल भारतेंदु के नाटकों के विषय में ही यह बात कही जा सकती है कि उनका जीवित संबंध हिंदी की जातीय नाट्य परंपरा से है। ठीक है। अब है पहले से लिखने वाले अनेक नाटककार स्वाधीन भारत में भी नाटकों की रचना करते रहे। जैसे लक्ष्मी नारायण मिश्र ने गांधी जी पर मृत्युंजय 1958 में रचा।
उदय शंकर भट्ट ने शक विजय 1949 में रचा। नया समाज 1955 में आदि में लिखा गया। ठीक है। अब स्वाधीन भारत के नाटक साहित्य में पहला उल्लेखनीय नाम है जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, जिन्होंने कोणार्क लिखा 1951 में, शारदिया 1959 में, पहला राजा 1969 में और दशरथ नंदन 1974 में लिखा गया। इन नाटकों का महत्व भी विषय वस्तु की दृष्टि से अधिक है, अभिनेता या रंगमंचीयता की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कोणार्क है, जिसमें कलाकार के संघर्ष की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। ठीक। अब गीत नाटकों की परंपरा में धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955 में लिखा गया निसंदेह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचना है। इसकी अभिनेता की पुष्ट है महाभारत के अंतिम अंश को कौशल के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जोड़ा गया है, लेकिन इसमें युद्ध की समस्या कम है, अस्तित्ववादी जीवन दर्शन का प्रतिपादन अधिक। इसके रूपात्मक ढांचे पर ग्रीक नाटकों का प्रभाव स्पष्ट है। एक दूसरा उल्लेखनीय गीत नाटक दुष्यंत कुमार का एक कंठ बिस्पाई 1963 है। ठीक है, गीत नाटक है एक कंठ बिस्पाई, ये 1963 में लिखा गया है। अब इधर है मोहन राकेश, अब तक स्वाधीन भारत के सबसे सफल हिंदी नाटककार हैं। उन्होंने ऐतिहासिक कथानक पर आधारित अपनी नाट्यकृतियों को समकालीन बोध से कुशलतापूर्वक संयुक्त किया है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में लिखा गया, कालिदास पर आधारित है। इसकी विषय वस्तु की मूल सामग्री कालिदास की रचनाओं से जुटाई गई है। इसमें रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंध को दर्शाया गया है। इसमें रचनाकार की निजी और रचनात्मक नैतिकता भी इससे अप्रभावित नहीं रहती। इसमें प्रेम संबंध की समस्या को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जैसे आधे अधूरे 1969 में स्वातंत्र्योत्तर भारत का पहला हिंदी नाटक है, जिसमें टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उसका नाम है आधे अधूरे। ठीक है, सभी पात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति और आचरण में अपूर्ण है। अधूरेपन का यह एहसास हमारे युग की नियति है। मोहन राकेश का एक अन्य प्रसिद्ध नाटक लहरों के राजहंस 1963 में है। यह अश्व घोष की कृति सौदर नंद पर आधारित है। अब इधर है लक्ष्मी नारायण ने अभावग्रस्त ग्राम्य जीवन के सामाजिक और पारिवारिक संघर्ष को अंधा कुआं 1955 में प्रस्तुत किया है। मादा कैक्टस 1959 में, रक्त कमल 1962 में आदि उनके प्रतीकात्मक ये नाटक हैं। किसके? लक्ष्मी नारायण जी के। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्त कमल। ठीक। अब लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में अभिनेता होती है और वे रंगमंच की आवश्यकताओं का ध्यान भी रखते हैं। तोता मैना सगुन पक्षी उनकी एक प्रयोगात्मक रचना है, जिसमें लोक शैली को अपनाया गया है। ठीक है। अन्य नाटककारों में सर्वाधिक उल्लेखनीय सुरेंद्र वर्मा जी भी हैं, जिन्होंने द्रौपदी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और 8वां सर्ग की रचना की है। ठीक। इनके नाटकों का विषय सामाजिक पारिवारिक भी होता है और ऐतिहासिक भी। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, मुद्रा राक्षस आदि ने भी नाटकों की रचना की ओर ध्यान दिया। इधर भीष्म साहनी ने हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में और माधवी की रचना की है। कबीरा खड़ा बाजार में हानुष एवं माधवी सफलतापूर्वक दूरदर्शन पर दिखाए जा चुके हैं। ठीक है। अब स्वतंत्रता के बाद सफल उल्लेखनीय एकांकी बहुत कम रचे गए हैं। बात यह है कि एकांकी के नाम पर अधिकांशतः रेडियो एकांकी ही लिखे जाते हैं, जो बहुत कुछ सामायिक विषयों पर और रेडियो की मांग पर तैयार किए जाते हैं। उपेंद्रनाथ अस्क, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर आदि प्रसिद्ध एकांकीकार केवल रेडियो एकांकी नहीं लिखते थे। रेडियो एकांकियों का साहित्यिक स्तर प्रायः बहुत ऊंचा नहीं होता। ठीक है, ये बहुत ऊंचा नहीं होता, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत कम नाम इस बीच उभर कर आए हैं। विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल मुख्यतः नाटककार हैं। उन्होंने एकांकी भी लिखे हैं। एकांकी विधा को अपनाने वाले रचनाकारों में विनोद रस्तोगी और चिरंजीत भी उल्लेखनीय है। वस्तुतः नाटक ऐसी विधा है जो वस्तुनिष्ठता की बहुत मांग करती है। नाटक केवल लिखा नहीं जाता, वह अभिनीत होकर दर्शकों से तादात्म्य स्थापित करने के बाद पूरा होता है। इस दृष्टि से हिंदी नाटक अपने युग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते नहीं प्रतीत होती है। ठीक है। इस युग में कथनी करनी के अंतर का जो बोध है, उसे प्रकट करने के लिए नाटक सर्वोत्तम विधा है। इसीलिए अन्य साहित्य विधाओं में नाटकीयता का महत्व बढ़ गया है।
हिंदी की जातीय नाट्य परंपरा का थोड़ा बहुत उत्थान जन नाट्य मंच इप्टा में दिखलाई पड़ा था। हबीब तनवीर के आगरा बाजार और चरणदास चोर को हिंदी की जातीय नाट्य परंपरा की आशाप्रद कृतियां समझना उचित होगा। ठीक है, तो ये रहा नाटक और एकांकी। नाटक और एकांकी हम पढ़ लिए। अब निबंध पर देखते हैं। निबंध ऐसी गद्य विधा है जो विचार परक और अनुभूति परक दोनों हो सकती है। विचार परकता उसे शास्त्र की ओर ले जाती है और अनुभूति परकता सृजनात्मक साहित्य की ओर। पंडित रामचंद्र शुक्ल के निबंध विचार परक हैं। वे अपने निबंधों में शास्त्र काव्य शास्त्र का निर्माण करते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अधिकांश निबंध सृजनात्मक साहित्य की कोटि में आते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों की चर्चा पिछले क्षेत्रों के निबंधकारों के साथ हो चुकी है। उनके अनेक श्रेष्ठ निबंध स्वातंत्र्योत्तर काल में भी निकले। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, ठाकुर की बटोर आदि। ठीक है, वे अंतिम समय तक निबंध लिखते रहे। ठीक, देवदारू और कुटज जैसे निबंध 1960 के बाद लिखे गए। द्विवेदी जी मूलतः सृजनात्मक या ललित निबंधकार हैं। उनका मन सबसे अधिक इसी विधा में रमा है, अतः उनके निबंधों पर यहाँ भी कुछ चर्चा कर लेना अप्रासंगिक न होगा। द्विवेदी जी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। उनकी पद्धति आश्चर्यजनक रूप से नेतृत्व विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी और भाषा विज्ञान की आंतरिक निर्माण पद्धति से मिलती जुलती है। वे सिक्कों, शिलालेखों, पुस्तकों आदि को ही नहीं, भाषा, रीत रिवाजों, मिथकों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, यहाँ तक कि बच्चों के खेल का भी इतिहास की आधारभूत सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। यह अवश्य है कि वे इतिहास को इतने स्थूल रूप में नहीं लेते। अपने अगाध पांडित्य को बोझ न बनाकर सामान्य मनुष्य की तरह सोच समझ पाना और अनुभव कर पाना उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वे हर जानकारी, हर अनुभव को सामान्य मनुष्य के व्यापक हित की कसौटी पर कसते हैं। काल बोध उनके चिंतन की दूसरी विशेषता है, जिसे वे कई बार मनुष्य की जय यात्रा जैसे प्रयोग से प्रकट करते हैं। काल की निर्वाध या कुंठ गतिशीलता में सार तत्व क्या है? ठीक है, यह उनकी मुख्य चिंता है। द्विवेदी जी वनस्पति, साहित्य, भाषा, इतिहास, सबका इतिहास बताते हैं, जिससे उन सबको हम नए ढंग से पहचानने लगते हैं। द्विवेदी जी प्राचीन साहित्य और संस्कृति के पंडित हैं, फिर भी उनकी शैली बहुत सहज, अनौपचारिक और आत्मीय है। वे तद्भव ही नहीं, ठेठ क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग भी धड़ल्ले से करते हैं। अब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कुट्टी चातन उपनाम से उनके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। अज्ञेय ने साहित्य, कला, संस्कृति जैसे विषयों पर गंभीर निबंध भी लिखे हैं। निबंधों में उनका चिंतक रूप उभरा है। आत्मनेपद और भवंती उनके प्रतिनिधि निबंध संग्रह हैं। जैनेन्द्र ने इस प्रकार के गंभीर चिंतन परक निबंध अज्ञेय से पहले लिखे थे। जैनेन्द्र जी बाद में भी निबंध लिखते रहे। ठीक है, अब्राम वृक्ष बेनीपुरी और भदंत आनंद कौशल्यायन ने निबंध साहित्य की श्रीवृद्धि की। बेनीपुरी जी सामाजिक उत्पीड़न से विक्षुब्ध होने वाले लेखक हैं। ठीक है, किंतु उनके निबंध भाव प्रवण होते हैं, जबकि कौशल्यायन उन्हीं समस्याओं को तर्कपूर्ण और सीधे साधे किंतु प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। गुलाब राय, दिनकर, नगेंद्र, विनय मोहन शर्मा, विजेंद्र स्नातक ने अधिकांशतः साहित्यिक निबंध लिखे। इंद्रनाथ मदान ने व्यक्तिपरक निबंध लिखे। ठीक है, अब इस युग के निबंधकारों में हरिशंकर परशाई ने व्यंग्यपरक निबंधों को अपूर्व प्रतिष्ठा दी। उनके निबंधों के विषय प्रायः राजनीतिक सामाजिक होते हैं। व्यंग्य निबंधों में इतनी पैनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय हिंदी में दुर्लभ था। उनके व्यंग्य निबंधों में व्यंग्य का साहित्यिक प्रतिमान स्थापित हुआ। व्यंग्य भी गंभीर साहित्यिक विधा में गणनीय हुआ। वस्तुतः स्वातंत्र्योत्तर भारत की मानसिकता यदि कहीं निबंधों में व्यक्त हुई है तो परशाई के निबंधों में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल सांकृत्यायन आदि के अधिकांश निबंध सांस्कृतिक विषयों पर है, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा के राजनीतिक विषयों पर है। ठीक है,
राजनीतिक या संस्मरणात्मक विषयों पर है। क्रांतिकारियों के जीवन से संबंधित संस्मरण लिखने के लिए पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी दीर्घकाल तक हिंदी पाठकों द्वारा कृतज्ञता पूर्वक स्मरण किए जाएंगे। पत्रकार की भाषा कितनी सटीक चुस्त हो सकती है, यह चतुर्वेदी जी के निबंधों की भाषा शैली से जाना जा सकता है। डॉक्टर नामवर सिंह के व्यंग्यपरक निबंधों का एक संकलन बकलम खुद के नाम से प्रकाशित हुआ। धर्मवीर भारती का फुटकर निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय शीर्षक से छपा है। पंडित विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय और कुबेरनाथ राय के निबंध सांस्कृतिक विषयों पर होते हैं। मिश्र जी भारतीय परंपरा के अच्छे जानकार हैं। कुबेरनाथ राय और विवेकी राय के निबंधों में लोक जीवन की ताजगी मिलती है और उसका आकर्षण भी होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब नए वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आप सभी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।